कोरोना वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोविड-19 2020 में पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है और हम घर पर रहकर सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, भले ही जरूरी चीजें और दवाइयाँ उपलब्ध हों, लेकिन फिर भी लोग खाने पीने का सामान और बाकी चीजें खरीद कर रख रहे हैं और वो इतना सामान हद से ज्यादा खरीद रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह चीजें खरीद कर स्टोर कर लेने से क्या हो सकता है? फूड सप्लाई का क्या होगा? पूरी दुनिया इस समय क्वारंटीन में है, इसलिए कुछ ही हफ्तों में खाने की चीजों में कमी आना लाजमी है और अगले कुछ महीनों में ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि चीजों की आवाजाही पर भी रोक लगी हुई है। क्या इस वजह से खाने की कमी हो सकती है? क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। अगर हम सही डिस्ट्रीब्यूशन की दिशा में काम करें तो खाने पीने की चीजों में कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसी दिक्कत ना आए उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, घरेलू उत्पादन का समर्थन करें। लॉकडाउन में ढील के बाद हमें स्थानीय फलों और सब्जियों को खरीदना चाहिए और घरेलू सामान खरीदकर श्रमिकों और किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। दूसरा, हड़बड़ी ना करें, सोच समझ कर खरीदें। कुछ लोग बिना सोचे समझे ही सामान खरीद लेते हैं और उस वजह से जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए सामान बचता ही नहीं है। सिर्फ वही सामान खरीदें जिसकी जरूरत हो, ज्यादा इकट्ठा ना करें। तीसरा, ऐसी सब्जियां खरीदें जो काफी दिन तक टिक जाएं। प्याज, गाजर और आलू ये सब्जियां खरीदें क्योंकि ये कम से कम 2 हफ्तों तक टिक जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं और बाद में उनसे स्ट्यूज या सूप भी बना सकते हैं। चौथा, समझदार बनिए, अच्छा खाइए। ग्रेन, दाल और चने इन्हें ज्यादा मात्रा में लाकर रख सकते हैं और अलग अलग तरह से खा सकते हैं। अगर सब्जियां और फल उपलब्ध नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, दालें खाएं, उन्हें आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। पांचवा, खुद घर पर ही उगाएं। क्या आपके पास सब्जियां उगाने की जगह है तो जरूर उगाएं। अपने घर आंगन में या फिर बगीचे में सब्जियां जरूर उगाएं। आप खीरे, टमाटर, मिर्च, सेलेरी और कई सारी हरी सब्जियां उगा सकते हैं। छठा, आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सब्जियां बर्बाद मत कीजिए। खाने की बर्बादी ना करें, उतना ही बनाएं जितना जरूरी है, खाना फेंके नहीं। ऐसी मुश्किल घड़ी में सकारात्मक और आशावादी रहें और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिनका हमें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आप सुरक्षित रहें और समझदारी से काम लें। हम सब मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे। कोरोना वायरस के घातक प्रकोप के साथ हर कोई अलग अलग तरह के उपायों को अपनाने में लगा हुआ है, जैसे मास्क पहनना, शारीरिक संपर्क से बचना, घर पर रहना और सबसे अधिक और सबसे प्रभावी, अपने हाथों को धोना। जी हाँ, सही सुना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हैंड सैनिटाइजर कितने कारगर होते हैं? क्या उससे वास्तव में कीटाणु मरते हैं? क्या साबुन पर कीटाणु जीवित रह सकते हैं? क्या साबुन इस्तेमाल करने से आप बीमार पड़ सकते हैं? बाप रे, इतने सारे सवाल। हैंड सैनिटाइजर कितने कारगर होते हैं? क्या उनसे सच में कीटाणु मरते हैं? हैंड सैनिटाइजर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जेल, फोम और तरल रहित। इनमें अल्कोहल होता है, जैसे कि आइसोप्रोपिनॉल और एथेनॉल, और साथ ही इसमें ग्लिसरीन और खुशबूदार पदार्थ भी डाले जाते हैं। एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए ताकि कीटाणुओं को मारा जा सके। लेकिन क्या सैनिटाइजर सभी प्रकार के कीटाणुओं को मार सकता है? तो जवाब है नहीं, वो नहीं मार सकता। अध्ययन से पता चला है कि सैनिटाइजर जीवाणुओं की संख्या को कम कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के कीटाणुओं को खत्म नहीं कर सकते। उससे हाथ पर मौजूद हानिकारक रसायन, कीटनाशक या भारी धातु नहीं हटते। इन्हें हाथ पर सीधा बिना पानी के इस्तेमाल किया जाता है। लगाने के बाद इसे हाथ पर अच्छी तरह से रगड़ना है जब तक वो सूख ना जाए। ये सच है कि हैंड सैनिटाइजर आपके हाथों को साफ रखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपको बीमार होने से बचाएगा। जरूरी ये है कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। चलिए अब दूसरे सवाल का जवाब जानते हैं। क्या साबुन पर कीटाणु जीवित रह सकते हैं? क्या आप साबुन का उपयोग करने के बाद भी बीमार पड़ सकते हैं? साबुन का प्राथमिक काम आपके शरीर को साफ रखना होता है और वो करता भी है। जब आप साबुन और पानी से अपने हाथ धोते हैं तो साबुन निश्चित रूप से आपके हाथों को साफ करता है, लेकिन साबुन पर कुछ कीटाणु भी रह जाते हैं। ये कीटाणु मुख्य रूप से आपकी खुद की त्वचा के माइक्रोबायोम होते हैं और बहुत हानिकारक नहीं होते। लेकिन कभी कभी जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने में असमर्थ होता है, तो खुद की त्वचा में पाए जाने वाले माइक्रोबायोम से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपने किसी दूसरे के साथ साबुन शेयर किया तो आप संक्रमित भी हो सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं।
कभी कभी किसी की त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया या कीटाणु उनके खुद के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साबुन शेयर करने से आप सर्दी या फ्लू जैसे वायरस को दूसरों तक फैला सकते हैं। कभी कभी हम साबुन को गीला या चिकनाई में छोड़ देते हैं, जिससे उस पर कीटाणु पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोग करने से पहले साबुन को लगभग 35 सेकंड तक अच्छे से साफ कर लें और उसका झाग निकलने दें। इतना ही नहीं, साबुन को इस्तेमाल करने के बाद सूखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो साबुन की जगह हैंड वॉश का उपयोग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, अपने हाथों को धोना या सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। कीटाणुओं से दूर रहें, स्वस्थ रहें और समझदार बने रहें। सुरक्षित रहें। दिसंबर 2019 में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद से अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है और लाखों लोगों की जान का खतरा बन गया है। हालांकि इतने सारे लोगों को इससे लड़ता देखकर डर तो लगता है, इसीलिए इस वायरस को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए सामाजिक दूरी और अलग रहना जरूरी हो गया है। हालांकि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ये कदम काफी जरूरी है, लेकिन इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है, जिससे उलझनें बढ़ गई हैं, दिन भर के कामों में बदलाव आया है और पैसों की तंगी। इन बदलावों की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर होने वाला है। अलग अलग प्रकार के मानसिक विकार कौन से हैं? 2003 में सार्स के प्रकोप के बाद लोगों में चिंता, घबराहट, मानसिक तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी काफी बढ़ गया है और इसलिए कोविड-19 के दौरान भी लोगों के बीच चिंता, घबराहट और अकेलापन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा घबराहट, उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बार बार घबराहट होना, नींद न आना, बहुत चिंता करना और असहाय महसूस करना भी शामिल है, जो कि ज्यादातर लोगों में दिखाई दे रहा है। ये सारी परेशानियां तब और बढ़ जाती हैं जब आप आर्थिक मंदी, नौकरी का नुकसान, घर की खराब माली हालत और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम क्यों तनावग्रस्त, चिंतित या घबराहट महसूस करते हैं? आइसोलेशन यानी अलगाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि हम इंसान ऐसे अकेले रहने में खुद को सक्षम नहीं बना पाए हैं। हमें बड़े समूह में रहने की आदत है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, पड़ोसी या सहकर्मी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो एक दूसरे का साथ ही हमारे लिए हिम्मत का काम करता है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में हमें एक दूसरे से दूर रहकर इससे निपटने के लिए कहा जा रहा है और बस तभी सारी मानसिक परेशानियां शुरू हो रही हैं। इससे कैसे निपटें? पूरी दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो ये समस्याएं पूरी तरह से सामान्य और अपेक्षित हैं और ये भी संभव है कि क्वारंटीन के वक्त हर इंसान ने इन परेशानियों को एक बार तो जरूर झेला होगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी इन परेशानियों की अनदेखी नहीं करनी है। उनके बारे में सोचिए और उनसे बाहर निकलने के लिए एक सोची समझी रणनीति तैयार कीजिए। आपकी मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए हमारे पास ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को संभाल पाएंगे। पर्याप्त नींद लें, हर रोज एक ही समय पर जागें और सोएं। अपने नियम को बिगड़ने ना दें। रोजाना शारीरिक कसरत करें। हर रोज कसरत और व्यायाम करने से मानसिक परेशानी कम होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बेहतर रखना है, इसलिए या तो डांस रूटीन या वर्कआउट ट्यूटोरियल कुछ भी करें, लेकिन कसरत जरूर करें। अच्छा खाएं, एक अच्छा संतुलित आहार लें। हालांकि आप अपना पसंदीदा शो देखते वक्त इस क्वारंटीन में अपने सारे अनहेल्दी स्नैक्स खा जाएंगे, लेकिन ऐसा ना करें। स्क्रीन समय सीमित करें। दिन में एक बार अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। सोने से 30 मिनट पहले भी कम से कम समय टेलीविजन, टैबलेट, कंप्यूटर और फोन में बिताएं। आराम करें और रिचार्ज हो जाएं। कुछ अच्छा करने से अगर आपकी परेशानी कम हो रही है तो इससे अच्छा और क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ मिनट शांत बैठने से भी आप तरोताजा हो सकते हैं और दिमाग शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए बहुत से लोग योग का ध्यान करते हैं। बबल बाथ लें, अच्छा म्यूजिक सुने या किताब पढ़ें, जिससे भी आपका मन शांत होता है वो करें और ऐसा हर रोज करें। व्यस्त रहें। परेशानी और मन तब अशांत हो जाता है जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है। इसलिए अपनी हॉबीज में रुचि दिखाएं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल क्लास लें, कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट या फिर अपनी अलमारी ही साफ कर लें जिसके लिए आपको आज तक समय नहीं मिला। कम से कम न्यूज सुने। कोविड-19 की लगातार खबरों से इस बीमारी को लेकर आप और भी ज्यादा घबरा जाते हैं।
सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, जो कभी कभी अफवाहों और झूठी खबरों से आपको परेशान कर सकती हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। घर पर रहने के दौरान ऐसी चीजों की सूची ना तैयार करें जो आपके लिए हकीकत में मुश्किल हो। हर रोज उचित लक्ष्य निर्धारित करें और धीरे धीरे उन तक पहुंचें। सोशल मीडिया से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बाकियों से पीछे रह गए हैं। दूसरों से अपनी तुलना ना करें और यहाँ तक पहुंचने के लिए खुद को शाबाशी दें, भले ही आपने एक छोटा कदम ही क्यों ना उठाया हो। और याद रखें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कनेक्ट करें। भले ही ये संकट की घड़ी है, लेकिन हम साथ हैं। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फोन करें या मैसेज करें कि वो ठीक है या नहीं। खासकर बुजुर्गों से एक हेलो से ही उनका पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। किसी की छोटी सी मदद या प्यार के 2 मीठे बोल से ही उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी। मदद लें। वैसे आप इन तरीकों को अपनाकर अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जरूर दिखाएं। तब तक के लिए धैर्य रखिए और उम्मीद कीजिए कि आने वाला कल बेहतर होगा। सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। पिछले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। कोरोना वायरस के कहर ने लोगों में डर की लहर पैदा कर दी है और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने इससे क्या खास सबक सीखे? वैसे तो दुनिया इसे न्यू नॉर्मल मानने लग गई है, लेकिन वहीं क्यूरियस पंथी आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताने वाला है जो हमने कोविड-19 के प्रकोप से सीखी हैं, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। पहला, रोग कोई भी सीमा नहीं देखते। कोई लिंग, कोई जाति, कोई भी भाषा और कोई भी चेहरा। ये सच है कि भले आप कोई भी हो, आप चाहे बहुत बड़े आदमी हो या एक आम आदमी, बीमारी इनमें से कुछ भी नहीं देखती। ये कभी भी किसी को भी और कहीं भी प्रभावित कर सकती है। देखा जाए तो हम इस बीमारी के बाद एक दूसरे के लिए थोड़े ज्यादा विनम्र और सशक्त हो गए हैं। हमने ये जाना है कि ये बीमारी हम में से किसी को भी और कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमारे द्वारा बनाए गए भेदभावों से उबरकर जिंदगी को समझना चाहिए। दूसरा, कोई बात नहीं अगर कुछ दिन के लिए हमें अपनी आजादी को कुर्बान भी करना पड़े। सीधी सी बात है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास सावधानी बरतें। हमें बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर पर रहना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं कि इंसानों के लिए सोशलाइजिंग एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इस महामारी ने हमें अपने जिंदगी जीने के तरीकों में अचानक बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है और अभी यही हमारा सामान्य तरीका है। तो इसलिए जितना हो सके अपनी आजादी को अपने बस में ही रखें। तीसरा, अपने हाथ धोते रहें। वायरस और नॉट, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इस बीमारी ने हमें सबसे खास क्या सिखाया है? स्वच्छ रहना और साफ सफाई रखना। और ये सच है कि हम कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में भूलने लगे थे और दिन में बार बार हाथ धोना हमारे कामों में शामिल नहीं था। बहुत सारी चीजें छूने के बाद भी हम सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे। वायरस हो या नहीं, लेकिन अब इसे अपनी आदत बना लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अब हमें साफ रहना है और सुरक्षित रहना है। इससे हम वैसे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। चौथा, घर से काम करना कई लोगों के लिए एक विकल्प होना चाहिए। ये काम करने का एक नया तरीका बन सकता है। यहाँ तक कि कोविड-19 खत्म होने के बाद भी लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। एक बार सही तालमेल बैठाने के बाद वर्क फ्रॉम होम एक सही तरीका बन सकता है, जिससे काम बिना रुके चलता रहेगा। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का तरीका अपना लिया है। अगर यही तरीका है तो इसे अपनाएं और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से कम लोग बाहर जाएंगे और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। पांचवा, किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, कभी भी नहीं। किसी भी बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मरीजों को कोई लक्षण नजर आता है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको जल्द से जल्द हेल्थ केयर फैसिलिटीज से संपर्क करना चाहिए और ऐसा करके आप अपना और अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। छठा, डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ का सम्मान करें। सफेद कोट पहने ये लोग भगवान से कम नहीं हैं और हमारे हीरोज हैं। ये महामारी किसी जंग से कम नहीं है जिसका सामना डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और शोधकर्ता कर रहे हैं। वो हमारे लिए कई लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ रहे हैं और कम से कम हम उनका सम्मान और सहयोग दे सकते हैं। हम अक्सर मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें अपना समय देते हैं और समर्पण की भावना से काम करते हैं। सातवां, कम से कम में कैसे सर्वाइव करना है। हम सभी लोगों ने लॉकडाउन का समय देखा है।
लेकिन जिंदगी ने हमें ये सिखा दिया है कि इन समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जरूरी चीजों की कमी और घर के काम और बाकी चीजों को मैनेज करना। वैसे तो हम में से ज्यादातर को खाना बनाना आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्होंने खाना बनाना भी सीखा। कम से कम चीजों में कैसे सर्वाइव करना है हमने ये सीख लिया है, या यूं कहें कि कम से कम में सर्वाइव करना जीने का नया तरीका है। 8वां, दोस्तों और परिवार से बात करने की अहमियत। इंसान हर वक्त अपने रोजमर्रा के कामों में फंसा रहता है, इधर उधर भागता है, ऊंचाइयों को छूने में लगा रहता है। लेकिन घर पर लॉकडाउन के दौरान हमें अपने परिवार से जुड़ने का मौका मिला। इतना ही नहीं, हमने वीडियो कॉल कर अपने दोस्तों से बात की और अपनी दोस्ती में एक बार फिर नई जान डाली। वैसे एक बार हमें अपने चाहने वालों से जरूर बात कर लेनी चाहिए। 9वां, हमने कुदरत को सराहना सीखा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि आसमान कितना साफ नजर आ रहा है, हवा प्रदूषण से रहित है। कुदरत से अगर छेड़छाड़ ना की जाए तो वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। धरती माँ को भी छुट्टियों की जरूरत थी और यकीनन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें ये मौका मिला। हमें आगे भी ऐसा ही करना है ताकि हम एक इको बैलेंस बनाए रखें, अपने ग्रह को संभाल कर रखें। 10वां, खुद की कद्र करना, आत्मनिरीक्षण। वैसे हमें अक्सर ऐसा लगता था कि हम कुछ चीजों के बिना मुश्किल वक्त में नहीं रह पाएंगे। इस वायरस की वजह से हमें एक बात का तो पता चल गया कि उन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हमें हर वक्त कई सारे लोगों और शोर शराबे की जरूरत नहीं होती ताकि हम खुद का काम कर सकें या खुश रह सकें। जी हाँ, हम खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं और खुद को अच्छे से जान सकते हैं, और उसके लिए हमें समय के साथ भागने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा, और खुशियों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जैसा कि पूरी दुनिया में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्थाओं का फिर से पटरी पर आना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम सभी को उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी बन जाएगी। वैक्सीन के शुरुआती नतीजे काफी अच्छे आए हैं और इस वायरस पर इसका असर नजर आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा? ये जानने के लिए क्यूरियस है ना? तो उससे पहले हमारे चैनल क्यूरियस मंथी को जरूर सब्सक्राइब करें। 9 नवंबर 2020 को फाइजर ने ये घोषणा की कि वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो 90% तक सही असर दिखा चुकी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक किसी भी वैक्सीन को आपातकालीन में इस्तेमाल करने के लिए उसका 50% सही होना जरूरी है। 43,528 पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया, जिनमें से 94 मामलों की पहचान हो पाई, लेकिन फिर ये दर बढ़कर 164 हो गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि प्लासिबो और वैक्सीनेटेड ग्रुप्स में ये संक्रमण कैसे फैला। माइंस जर्मनी की एक छोटी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोनटेक फाइजर के साथ वैक्सीन बना रही है। वैक्सीन में आरएनए मैसेंजर होता है, जो एक तरह का मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन है जो कि मानव कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन बनाने का संकेत देता है, जो आमतौर पर कोरोना वायरस की सतह पर देखा जाता है। ये प्रोटीन वायरस से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो एक 2 डोज वैक्सीन है और पशु अध्ययन पर शुरुआती ट्रायल्स में इसके अच्छे नतीजे देखे गए हैं। लेकिन ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब इसे कई सारे इंसानों पर टेस्ट किया जाए और उन्हें कई हफ्तों और महीनों तक निगरानी में रखा जाए कि उनमें वायरस के कोई लक्षण है या नहीं। इन नतीजों को प्लासिबो ग्रुप के साथ मिलाकर देखा जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी ज्यादा कारगर है। इन नतीजों को किसी भी मेडिकल ग्रुप या मेडिकल जर्नल में पब्लिश नहीं किया गया है। फाइजर इन्हें तभी पब्लिश करेगा या किसी ग्रुप में बताएगा जब इसका ट्रायल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें और ज्यादा सुरक्षित डेटा की आवश्यकता होगी और वो अभी तक किसी भी वैक्सीन को लोगों के लिए नहीं निकालेंगे। हालांकि कुछ और वैक्सीन्स भी अपने आखिरी चरणों में हैं और कुछ ही महीनों में उनके परिणाम भी आ जाएंगे। उनमें से कुछ हैं यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, यूएस में मॉडर्ना, चाइना में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कैंसिनो, रशिया में गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जानसेन, चाइना में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म, ब्राजील में सिनोवैक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बुटानन, चाइना में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म और यूएस में नोवावैक्स। वैक्सीन के विकास के लिए शोधकर्ताओं की प्रत्येक टीम अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रही है। फाइजर को उम्मीद है कि दिसंबर तक इसके नतीजे आ जाएंगे। ये महामारी के अंत के लिए एक बड़ा कदम है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 के अंत तक पूरी दुनिया की स्थिति सामान्य हो जाएगी।